बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर वकास है। मैं लेक्चरर इन फिजिक्स हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जोहराबाद कैंपस में। हमारे सब्जेक्ट का टाइटल मैकेनिक्स 2 है और इसका जो कोर्स कोड है वो PHYS1114 है। आज मैं इसका आपके साथ 5th लेक्चर डिलीवर करूंगा। आज के टॉपिक्स पे आने से पहले मैं आपके साथ प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ रोटेशन पढ़ा था। उस न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ रोटेशन में हमने जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू रोटेशनल इनर्शिया इनटू अल्फा। ये बेसिकली हमारे पास था न्यूटन सेकंड लॉ था, और वो जो न्यूटन सेकंड लॉ था ये बेसिकली रिलेशन थी। किसके दरमियान रिलेशन थी? टॉर्क और अल्फा के दरमियान में रिलेशनशिप थी। तो हमने ये चीज कैलकुलेट की थी पिछले टॉपिक में। इसके अलावा हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने पढ़ा ये था, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। कुछ वेरियस शेप्स का हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने रॉड का निकाला था, रॉड के साथ साथ हमने डिस्क का निकाला था, और उसी से रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसमें हमने डिस्कस करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर। आज हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालेंगे सॉलिड स्फीयर का, कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके डायमीटर से पास करेगा तो हम लोगों ने क्या निकालना है? उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दूसरा हमारा जो मेन इसके अंदर आज का जो आर्टिकल होगा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस करना है। ये भी एक ऐसा थ्योरम है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ही डील करता है। तो हमने यही करना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही इसके अंदर डील करना है इस थ्योरम के अंदर। और तीसरा इसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है पहला, रोटेशनल इनर्शिया फॉर सॉलिड बॉडीज। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया फॉर सॉलिड बॉडीज में हमने मुख्तलिफ तरह की शेप्स की हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट की है। ठीक है, इसमें हमने जो कैलकुलेट किया है सबसे पहले वो हमने रॉड की कैलकुलेट की है। रॉड की कैलकुलेट करने के बाद हमने डिस्क की कैलकुलेट की है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इसको एक स्फीयर को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। स्फीयर बेसिकली एक बच्चे एक बॉल है, एक बॉल टाइप एक बॉडी है। ठीक है ना, एक सॉलिड स्फीयर का मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक सॉलिड है, दरमियान में से बिल्कुल वो फिल्ड है। ठीक है, तो जो इस तरह की हमारे पास बॉडी है उसको हम सॉलिड स्फीयर कहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ जो भी है, अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर ही एक बॉडी है। हमने यहाँ पे क्या लिया कि हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इसका अबाउट डायमीटर से, कि एक हमने एक्सिस इसके अंदर से पास करवाया, जैसे कि आपको एक नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि एक एक्सिस नजर आ रहा है जो इसके क्या कर रहा है, इसके डायमीटर्स के अंदर से पास कर रहा है। हमने इसी के गिर्द क्या लेनी है, क्या चीज फाइंड आउट करनी है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है। इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमने लिया एक कंसीडर किया एक स्फीयर। हमने उसका जो स्फीयर हमने कंसीडर किया उसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया, इसका मास एम लिया। ठीक है, और हम इसके डायमीटर के गिर्द इसका क्या चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब सॉलिड बॉडी है, ठीक है ना, एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसके ऊपर जो डेंसिटी लगेगी वो वॉल्यूम मास डेंसिटी लगेगी। हम वॉल्यूम मास डेंसिटी लगाते हैं। वॉल्यूम मास डेंसिटी को आमतौर पे हम रो से यूज करते हैं। रो से हम डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लिखते हैं। मास हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम हमने लिखना है। वॉल्यूम जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो हमारे पास क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है। आर क्या चीज है? इसका रेडियस है। तो अगर मैं इसको अरेंज कर लूं तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3m/4 पाई आर क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास रो आ गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसकी क्या चीज आ गई? 3m/4 पाई आर क्यूब आ गई, ये इसकी रो आ गई। अब आगे चलते हैं इसी को लेके। देखिए, अब देखिए, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा मकसद ये है कि मैं रोटेशनल इनर्शिया निकालना चाह रहा हूं। तो रोटेशनल इनर्शिया निकालने के लिए सबसे मैंने जो पहला इसका बुनियादी स्टेप किया वो मैंने इसकी क्या निकाली? वॉल्यूम डेंसिटी निकाली। अच्छा, वॉल्यूम डेंसिटी निकालने के बाद अब मैंने रोटेशनल इनर्शिया निकालना है, तो मैंने क्या किया? इसी सॉलिड स्फीयर को मैंने डिस्क के अंदर इसको
इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, पूरे स्फीयर को मैंने डिस्क के अंदर से डिवाइड कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसकी डिस्क जो जिसमें डिवाइड हो रहा है, आप इसकी स्क्रीन के ऊपर देखें तो डिस्क के अंदर जब ये डिवाइड हो रहा है अपर से आ रहा है मिड के में आ रहा है, तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता रहेगा तो इसकी डिस्क क्या होती जाएंगी, वेरी करती जाएंगी। यानी कि अगर आप क्लोज टू जेड देखें तो वहां पे डिस्क का साइज कुछ और होगा, नीचे की तरफ जाएंगे डिस्क का साइज कुछ और होगा। इसी तरीके से जब आप सेंटर में जाएंगे तो इसकी डिस्क का साइज कुछ और होगा। हमने क्या किया, हमने एक डिस्क, हमने इसकी एक डिस्क को ले लिया। हमने डिस्क को जब इसकी एक डिस्क ले ली तो मैंने उसको कहा कि उस डिस्क का हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, y। मैंने डिस्क के रेडियस को y से डिनोट कर दिया। इसके अलावा मैंने उसकी जो डिस्क की थिकनेस थी उसको मैंने किस चीज से डिनोट कर दिया, dz से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए कि अब डिस्क का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, डिस्क का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, जहां सेंटर से जिस तरफ चाहे मर्जी चले जाएं आपके पास रेडियस आर ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे मैंने इसका कैलकुलेट किया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। r जो होगा यहाँ पे एज अ डिनोट करेगा आपका कैपिटल जो r है वो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज डिनोट कर रहा है, और y और z जो है वो बेसिकली आपका परपेंडिकुलर और बेस डिनोट कर रही है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y क्या चीज है, रेडियस ऑफ द डिस्क है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास क्या चीज हो जाएगी, r स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट में चल जाएगी। तो ये आपके पास सबसे पहले अब हमने क्या निकाल लिया, स्टेप बाय स्टेप देखें तो हमने y निकाल लिया। y क्या चीज है, रेडियस ऑफ द डिस्क है। अच्छा, इस चीज को कैलकुलेट करने के बाद, रेडियस ऑफ द डिस्क कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, उसी डिस्क का मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मास कैलकुलेट करना है, मास आपको पता है हमने यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लगाई है या हमने डेंसिटी लगाई है वो वॉल्यूम मास डेंसिटी लगाई है, और वो हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाता है रो इज इक्वल्स टू dm ओवर dv। ये क्या चीज है हमारे पास, हम डिस्क की लगा रहे हैं, तो dm इज इक्वल्स टू रो dv हो जाएगा। अच्छा, dm इज इक्वल्स टू रो dv हो गया। अच्छा, अब वॉल्यूम के लिए अगर हम लगा रहे हैं, वॉल्यूम क्या चीज होती है, वॉल्यूम को अगर देखें तो वॉल्यूम बेसिकली आपके पास 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, ठीक है ना। एरिया आपके पास 2 डायमेंशनल है, इसी तरीके से वॉल्यूम आपके पास 3 डायमेंशनल है। वॉल्यूम के अंदर मतलब ये है कि एरिया भी आएगा, एरिया के साथ साथ इसकी क्या चीज आ जाएगी, डिस्क की थिकनेस भी आ जाएगी। तो मैंने क्या निकाल लिया, रो और वर्ड ए dz लगा लिया। dz क्या चीज है, dz आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, dz आपके पास थिकनेस है। किस चीज की थिकनेस है, उस डिस्क की थिकनेस आ गई। और एरिया क्या चीज आ गई, एरिया आपके पास उस डिस्क का क्या आ गया, आपके पास एरिया आ गया, सरफेस एरिया आ गया। अब देखिए डिस्क को, आप देखें डिस्क क्योंकि एक सर्कुलर बॉडी है जैसा आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। अब आपके पास अगर सर्कुलर बॉडी है, अगर इसका रेडियस y है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपके पास एरिया पाई y स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, आप लास्ट एक्सप्रेशन में देखें, dm इज इक्वल्स टू रो पाई y स्क्वायर dz आ गया। तो यहां तक हमने क्या काम किया, हमने एरिया पुट अप किया। एरिया किसका, डिस्क का एरिया हमने पुट अप किया। वो डिस्क का एरिया हमारे पास क्या चीज थी, पाई वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्यों पाई वाई स्क्वायर आया, वाई इस वजह से आया क्योंकि वाई जो था उस डिस्क का रेडियस था और dz क्या थी, उस डिस्क की थिकनेस थी। तो ये हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं इससे आगे। अब देखें उसको निकालने के बाद देखें हमारे पास क्या चीज एक्सप्रेशन में आ रही थी, पिछली स्क्रीन में हमारे पास आ रही थी रो आ रहा था। रो क्या चीज है, रो को मैंने आपको पहले बता दिया। रो जो था हमारे पास वॉल्यूम डेंसिटी थी आपके पास स्फीयर की। अब हमने क्या करना है, हमने उसी रो की वैल्यू इसमें पुट अप कर देनी है। अब जब आप पुट अप करेंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 3m ओवर 4 पाई r क्यूब पाई y स्क्वायर dz, ये आपके पास आ गई। अच्छा, अब आप देखेंगे इसके अंदर देखें कोई अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं, पाई और पाई आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है ना, सेकंड स्टेप के अंदर। तो ये आपके पास आ गया 3m ओवर 4 आर क्यूब। अब देखिए इसमें एक और चीज आ रही है, वाई स्क्वायर आ रही है। वाई स्क्वायर को हम पहले कह चुके हैं, वाई जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ द डिस्क है। अगर वाई रेडियस ऑफ द डिस्क है तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे जो हमने पहले कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने वो पुट अप कर दी। अब जब हमने वो पुट अप कर दी तो ये हमारे पास डीएम आ गई। ये किस चीज की आ गई, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैस आ गया। ये वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैस आ गया जो एक डिस्क के ऊपर मौजूद है, ठीक है ना, डिस्क का डिस्ट्रीब्यूटेड मैस आ गया। अब
हमारा क्या है, देखिए हमने रोटेशनल इनर्शिया अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अबाउट द डिस्क। अब हम चाह रहे हैं कि जो डिस्क में का रोटेशनल इनर्शिया क्या करें, कैलकुलेट करें। अब डिस्क का अगर हम रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, I इज इक्वल्स टू हाफ mr स्क्वायर। अब I इज इक्वल्स टू हाफ mr स्क्वायर किस चीज का, हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया था, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज पढ़ी थी क्या, कि हमारे पास जो रोटेशनल इनर्शिया है डिस्क का वो है हाफ mr स्क्वायर। उसमें एक r इस वजह से आ रहा था क्योंकि उसमें जो रेडियाई हमने लिया हुआ था डिस्क का वो कैपिटल R था, यहाँ पे डिस्क का रेडियस क्या है, y है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या चीज आ गई, y स्क्वायर आ गई। वहां पे मैस m हमने लिया हुआ था, यहाँ पे डिस्क का मैस क्या है, dm है, तो ये आ गई हाफ dm y स्क्वायर आ गई। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्योंकि डिस्क का निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गई, dm की वैल्यू पुट अप कर देंगे। dm की वैल्यू सेकंड स्टेप में लिखी हुई है, सेकंड स्टेप वाली हम इसके अंदर वैल्यू पुट अप कर देंगे। अब जब मैंने सेकंड स्टेप वाली वैल्यू पुट कर दी और साथ y स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर दी, y स्क्वायर क्या था, हमारे पास रेडियस था, रेडियस ऑफ द डिस्क था, और ये इसकी वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट की हुई है, तो वो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर मैंने इसके अंदर पुट अप कर दिया। अब देखिए आप देख सकते हैं कि r स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अब मैंने इसके अंदर पुट अप कर दिया। अब इसी लास्ट एक्सप्रेशन में ही देखें तो आपके पास r स्क्वायर माइनस z स्क्वायर दो दफा आ रहा है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो अगली स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, अब देखिए कि उसी को पीछे वाले को ही इमेजिन करें, तो मैंने क्या किया, डी आई आ गया 3m ओवर 8r क्यूब r स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी जी आ गया। ठीक है, ये हमने ना वो जो डिस्क थी जो सफियर के अंदर हम लोगों ने अज्यूम की थी, ये हमने उसका क्या निकाल लिया, उसका हमने रोटेशनल इनर्शिया निकाल लिया। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि हम सफियर पूरे सॉलिड सफियर का क्या चीज कैलकुलेट करें, रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करें। तो उसका रोटेशनल इनर्शिया हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अबव वैल्यू को इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा, अबव वैल्यू को इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन ले लेनी है और उसकी हमने कुछ लिमिट्स अप्लाई करनी है। मैंने क्या किया कि अब क्योंकि मैंने पूरे अलोंग द डायमीटर की तरफ देखना है, तो मैं अगर सेंटर उसका ओरिजिन है ओ है, तो ओरिजिन से डाउनवर्ड देखें तो वो उसका रेडियस कितना है, माइनस आर है। इसी तरीके से ओरिजिन से अपवर्ड देखें तो उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, माइनस आर टू आर। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी अबव इंटीग्रल की क्या कर अबव जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी हुई है, उसकी माइनस आर से लेके कैपिटल आर तक मैं उसको क्या कर लूंगा, अप्लाई कर लूंगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर लूंगा। सॉरी। अच्छा, मैंने अब क्या करना है कि मैंने इसके अंदर अब इंटीग्रेशन के अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी। अब जब मैंने वैल्यूज डाली तो अब आप देखेंगे इसके अंदर जो इंटीग्रेशन के बाद जो सेकंड स्टेप आ रहा है, इसके अंदर 3m ओवर 8r क्यूब ये कांस्टेंट है, क्योंकि मैस है m आ रहा है, m आपके पास सफियर का मैस है, कांस्टेंट है, r उसकी रेडियस है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर चल जाएगी। अंदर जो आपके पास रह जाएगा वो सिर्फ क्या रह जाएगा, r स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू dz। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हमें करना होगा, इसकी इंटीग्रेशंस लगानी होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसका आप क्या चीज कर लो, इसका स्क्वायर खोल लो। स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास लास्ट स्टेप में देखें r4 आ रहा है प्लस z4 आ रहा है माइनस 2r स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एक और इसके अंदर देखा है, एक और मैथमेटिकल स्टेप हुआ है, वो ये हुआ है कि मैंने इसकी लिमिट्स को चेंज कर दिया, 0 से r कर दिया। अब 0 से r कर दिया, लेकिन मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिंपल एक इंटीग्रेशन का एक रूल है कि अगर आप इस तरीके से करें तो आपको 2 से वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखिए इसको करने के बाद, ठीक है, मैंने क्या करना है, क्योंकि आपके पास इंटीग्रल है वो dz पे डिपेंडेंट है। अब dz पे डिपेंडेंट है तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको अलग-अलग तुम पूरे के पूरे एक एक्सप्रेशन को ही मैंने अलग-अलग इंटीग्रेशन कर ली। ठीक है ना, 3m ओवर 4 r क्यूब में को मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, उसके बाद 0 टू r आ गया। ठीक है ना, मैंने r4 आ गया, dz आ गया, 0 टू r z4 आ गया, dz आ गया, और आगे हमारे पास टर्म्स आ गई। अच्छा, अब इंटीग्रेशन के अंदर करने से पहले आप देखें आपके पास जो जो कांस्टेंट होते हैं, याद रखो कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो जो चीज कांस्टेंट होती है उसको आप बाहर की साइड पे ले लें। हमने क्या किया, r4 क्योंकि इंटीग्रल dz पे डिपेंडेंट है तो मैंने क्या किया, r4 को बाहर की साइड पे ले लिया। तो सिर्फ क्या चीज आ गई, आपके पास z आ गई, z के ऊपर आप इंटीग्रेशन की लिमिट डाल देंगे। इसी तरीके से सेकंड में देखें, ठीक है ना, सेकंड में भी आपने यही करना है, लेकिन यहाँ पे z4 आ रहा है और साथ dz है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन की
की इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है वो z है और dz पे ही डिपेंड कर रहा है। तो आपने जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो z4 की क्या हो जाएगी, z5/5 हो जाएगी। ठीक है, पावर रूल लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस 2r स्केयर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास z स्केयर है तो z स्केयर के ऊपर भी आप लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे, तो ये आपके पास z³ आ जाएगा, 0 से r आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब यहां तक करने के बाद आपके पास अगला जो आपका स्टेप है वो कि ये है कि आपने जस्ट इनकी लिमिट्स पुट अप कर देनी है। ठीक है, अपर माइनस लोअर कर देंगे। अब जब आप अपर माइनस लोअर करेंगे आप तो आपके पास r5 आ जाएगा प्लस r5/5 आ जाएगा, थर्ड एक्सप्रेशन में -2r5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अब आपके पास आ गई। इस चीज को आने के बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा आप इसके एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फोर्थ स्टेप में 8r5/15 आ जाएगा। और सिंपल उसके बाद आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास एट द एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का निकलेगा 2/5 mr² निकल आएगा। तो m इसमें आपके पास क्या चीज है, मास ऑफ द स्फीयर, और r क्या है, उसका रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसका, एक सॉलिड स्फीयर का। आगे चलते हैं। हाँ, देखें कि अभी तक मैंने आपको तकरीबन 3 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर दिखाए। सबसे पहले हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, जब रॉड में से रॉड के सेंटर में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा था तो हमने उसकी रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट की। उसके बाद अभी हमने सॉलिड स्फीयर की रोटेशनल इनर्शिया रिसेंटली कैलकुलेट की। इसी तरीके से हमने फिर एक और हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट की थी, डिस्क की हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है ना, वो हमारे पास क्या थी, 1/2 mr² थी। तो हमने अब तक तकरीबन 3 चीजों की रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको तरीका आ गया है, अब आप खुद से इसको ट्राई करें, आप खुद से करने की कोशिश करें। देखें कि थिन स्फेरिकल शेल का दिया गया 2/3 mr² दिया गया है। इसी तरीके से हुप अबाउट डायमीटर का दिया गया 1/2 mr² दिया गया है। हुप अबाउट सिमेट्री एक्सिस का दिया गया है I = mr²। ठीक है ना, इसी तरीके से एज पे रॉड अबाउट द एंड पे दिया गया 1/3 ml²। तो अब आप इसी को ट्राई करें, इसी मेथड के साथ ट्राई करें, इंशाल्लाह ये अब आपसे हो जाएंगे। ठीक है ना, ये कॉमन शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल, देखें इसकी डिफाइन में जाते हैं तो डिफाइन कहता है द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल्स टू sum of the rotational inertia about center of mass and product of total mass of the body and square of the distance between both axes. Mathematically it can be written as I = ICM plus MH²। अब I क्या है, देखिए अब आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कैसे। देखें जस्ट एक रॉड की फर्ज करें, इमेजिन करें एक रॉड को, हमने रॉड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। अब रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया था वो हमने किया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो अबाउट द सेंटर में से पास कर रहा है। ऐसा ही है कि सेंटर में से पास कर रहा है और जो लेंथ है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। फर्ज करें आप चाहते ये हैं कि आप ये जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका जो निकाला है वो आपने उसका सेंटर से निकाला है, यानी कि ये उसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास भी आप इसको कह सकते हैं। आप चाहते ये हैं कि मैंने यहाँ पर नहीं निकालना, मैं चाहता ये हूँ जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो क्या हो जाए, उसके एक एज पे चला जाए, एक एज पे चला जाए, या उसकी 1/3 लेंथ पे चला जाए, या उसकी 2/3 लेंथ पे चला जाए। मैं इस जगह पर उसका निकालना चाहता हूँ उसका रोटेशनल इनर्शिया। और जो आप उसके लिए 2/3 लेंथ पे या 1/3 लेंथ पे जो भी आप जिस भी लेंथ के ऊपर आप इनर्शिया निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, वहां से जो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेंगे और जो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये आपको
पैरेलल एक्सिस थ्योरम हेल्प करता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस पे अगर आप रोटेशनल इनर्शिया निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सेंटर ऑफ मास का रोटेशनल इनर्शिया होना चाहिए। जब आपके पास सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया होगा तो आप इस फार्मूले को यूज करते हुए आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि आपको ये हेल्प करता है किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किसी भी एक्सिस के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो एम कैपिटल आप एम देख रहे हैं वो मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है ना, जो भी टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, और जो एच इसमें आप देख रहे हैं, किसी में आप एच देखेंगे, किसी जगह पे आपको डी देंगे, व्हाटसएवर जो भी लिखा हुआ हो। ये जो डी आप एच देख रहे हैं ये बेसिकली डिस्टेंस है। किसके दरमियान डिस्टेंस है? ये उसके दरमियान डिस्टेंस है कि जो आपके पास क्या है, डिस्टेंस है दो एक्सिस के दरमियान में, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का और आपके पास जो आपने आर्बिट्रेरी लिया, ठीक है, उसके दरमियान में जो आपके पास फासला है उसको हमने क्या कहा है, एच से डिनोट किया। जैसे कि आप रॉड को देखें, रॉड के अंदर जो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली थी जिसको हमने हाफ एम एल स्क्वायर का नाम 1/12 ml स्क्वायर का नाम दिया था। ठीक है ना, वो हमने इनर्शिया जो निकाला था वो अबाउट द हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, वो था हमारे पास 1/12 ml स्क्वायर था। ठीक है, वो हमने अबाउट सेंटर निकाला था। हम चाहते ये हैं कि एज पे निकालें, तो एज पे निकालने के लिए अब आप देखेंगे एज पे जब हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखेंगे तो हमारे पास दोनों के दरमियान यानी कि दोनों एक्सिस के दरमियान में एच कितना हो जाएगा या फासला कितना हो जाएगा, वो हमारे पास l/2 हो जाएगा। तो एच उसमें हमारे पास l/2 हो जाएगा। ICM क्या चीज हमारे पास हो जाएगी, आपके पास 1/12 ml स्क्वायर हो जाएगी। तो जस्ट आप सिंपली इसके अंदर आप जब आप वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आपके पास जो आपके पास रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा वो अबाउट द एज आ जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी बॉडी का अगर आप रोटेशनल इनर्शिया निकालना चाहें, किसी भी जगह से निकालना चाहें, तो अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि जो आपके पास एक्सिस है जो अबाउट सेंटर ऑफ मास है और जो एक्सिस अब आप ड्रा कर रहे हैं बॉडी की जगह पर, जिस जगह पे आप निकालना चाह रहे हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ पैरेलल होना जरूरी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए देखें कि सबसे पहले मैंने एक डायग्राम ली। अच्छा, अब आप डायग्राम को देखें, इसके अंदर देखें कि आपको नजर आ रहा है कि आपने ना दो एक्सिस ड्रा कर लिए। ठीक है ना, एक आपने सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ड्रा किया, ठीक है ना, जिसको आपने C के नाम से लिखा x प्राइम y प्राइम। दूसरा एक आपने एक्सिस ड्रा किया x और y का ड्रा किया। ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं कि एक आपने क्या लिया, एक जो आर्बिट्रेरी आपने एक्सिस लिया है वो आपने ओरिजिन O से शुरू हो रहा है, O एक्सिस, आप ओरिजिन O एक्सिस कह लें, और जो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है वो C एक्सिस आप कह रहे हैं। ठीक है ना, उसको हम x प्राइम y प्राइम ले रहे हैं। एक पॉइंट P है, पॉइंट P पे अब हम क्या चीज देख रहे हैं, रोटेशनल इनर्शिया हम लोग बॉडी का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें क्या चीज आप देखें तो पॉइंट सी पर देखें। पॉइंट सी जो है वो बेसिकली हमारे पास बॉडी के कौन सा पॉइंट है, वो हमारे पास बॉडी का वो पॉइंट है जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना, ये एक्सिस वहां ड्रा किया है जहां पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना, अब अबाउट द ओरिजिन O देखें तो मैंने क्या किया कि हमने सी को डिनोट करने के लिए अलोंग एक्स एक्सिस देखें ओरिजिन O से, तो वो XCM भी हमने लिख दिया। इसी तरह अलोंग YCM हमने क्या लिख दिया, YCM भी लिख दिया। इसी तरह P पॉइंट तक जाने के लिए हमने क्या लिख दिया, YN लिख दिया। इसी तरीके से हमने अबाउट द ओरिजिन O से देखने के लिए मैंने XN लिख दिया। ठीक है ना, इसी तरीके से वहां से भी दूसरी साइड से भी X प्राइम और Y प्राइम से भी मैंने क्या किया, YN प्राइम भी ले लिया और XN प्राइम भी ले लिया। तो ये थी मेरे पास डायग्राम, इस डायग्राम के मैंने चीज देख ली। तो मैं एक पार्टिकल P है, पार्टिकल पॉइंट P है, तो हम लोग क्या चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अबाउट द एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस।
अच्छा, अब अबाउट द आर्बिट्रेरी एक्सिस अगर हमने कैलकुलेट करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, आई की वैल्यू लिख दी। आई क्या चीज है, क्योंकि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि ये कलेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब कलेक्शन ऑफ अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो इसके अंदर मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं वो एन टाइम्स मास डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। तो मैंने इसको क्या कर लिया, एम एन आर एन स्क्वायर कर लिया। ठीक है ना, आर एन क्या चीज आ गई, वो फासला आ गया। ठीक है ना, कौन सा फासला आ गया, जो पार्टिकल पी से ओरिजिन तक का फासला है, तो वो मैंने लिख लिया। अच्छा, अब जब ये चीज आपने लिख दी, क्योंकि बॉडी को अब हमने टू डायमेंशनली रखा है, तो आर एन कैलकुलेट करने के लिए या डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया सेकंड स्टेप में देखें एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई एन स्क्वायर। एक्स एन क्या किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एन किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। ये चीज मैंने यहां पे कैलकुलेट कर दी। रिलेटिव टू ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, किसके रिलेटिव आ गया, relative to O, the center of mass has coordinate xcm and ycm, and from the geometry we see that the relationship between the coordinate xn yn and xn and yn prime। अब हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसी रिलेशन को देखें, इसके अंदर अब हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, वाई एन को देखें, तो वाई एन आपके पास किस चीज की इक्वल आ रहा है, वाई एन आपके पास आ रहा है वाई सी एम प्लस वाई एन प्राइम। इसी तरीके से आपके पास एक्स एन किस चीज के इक्वल आ रहा है, वो आपके पास एक्सएम प्लस एक्सएन प्राइम की इक्वल आ रहा है। तो बाय द ज्योमेट्री इसी को देखते हुए हम आगे क्या करेंगे, इसकी तरफ आगे चलते हैं। अच्छा, अब उसी ज्योमेट्री को देखते हुए मैंने क्या किया, xn जो मेरे पास आ रहा था वो xn प्राइम आ गया प्लस xcm आ गया। इसी तरीके से yn आपके पास आ गया yn प्राइम प्लस ycm आ गया। ये दो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई। इन्हीं दो ट्रांसफॉर्मेशंस को मैंने क्या करना है, पुट अप कर देना है किसके अंदर, जो लास्ट एक्सप्रेशन मैंने इसके अंदर कैलकुलेट किया है, उस लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर मैंने क्या किया, इन दोनों को पुट अप कर दिया। अब आप देखें थर्ड एक्सप्रेशन में देखें कि आपको क्या नजर आ रहा है, समीशन एम एन एक्स एन की जगह मैंने एक्स एन प्राइम डाल दिया प्लस एक्स सी एम डाल दिया का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से वाई एन प्राइम प्लस वाई सी एम का स्क्वायर आ गया, यहां तक हो गया। अब यहां तक करने के बाद मैंने क्या करना है, जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में मैंने सिंपली क्या किया, इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया। अब जब मैंने इसका स्क्वायर खोला, तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज आ गई, एक्स एन प्राइम आ गया प्लस एक्ससीएम का स्क्वायर आ गया प्लस 2x एक्स एन प्राइम एक्ससीएम आ गया प्लस सो ऑन। आपके पास सिमिलरली y का भी इस तरह से आ जाएगा। अब देखेंगे, अब आपके पास कैलकुलेट हो गया, तो अब हमने इसको रीग्रुप कर देना है, मतलब जोड़ा बना देना है। प्राइम वाले एक साइड पे ले जाएं, सीएम वाले एक साइड के ऊपर ले आए। तो मैंने क्या किया, यहां पे देखें लास्ट स्टेप के अंदर देखें, समीशन एम एन एक्स एन प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई एन प्राइम का स्क्वायर ले लिया। इस तरीके से मतलब एक्स प्राइम वाली मैंने एक साइड पे ले गया। इसी तरीके से 2x एन प्राइम एक्ससीएम प्लस वाई एन प्राइम वाईसीएम। अब देखें सेकंड स्टेप के अंदर देखें, तो मैंने क्या किया, समीशन एम एन एक्ससीएम स्क्वायर प्लस वाईसीएम स्क्वायर, इसको भी मैंने अलग कर दिया। इसी तरीके से थर्ड को देखें, थर्ड एक्सप्रेशन और फोर्थ एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, 2xcm मैंने अलग ले लिया, समीशन एम एन एक्स एन प्राइम आ गया। इसी तरीके से 2ycm समीशन एम एन आ गया और वाई एन प्राइम आ गया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास पहली टर्म आ गई है एक्स एन प्राइम स्क्वायर प्लस वाई एन प्राइम स्क्वायर, ये क्या आ गई, ये आ गया हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। किसके अलोंग आ गया, ये हमारे पास अलोंग आ गया ड्यू टू आपके पास किसके अलोंग आ गया, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के आ गया। ठीक है ना, ये आपके पास उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जो सेंटर से है। तो सेंटर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसका। अगली स्टेप में देखते हैं। अच्छा, हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था, पिछली स्लाइड में हमने फोर्थ इक्वेशन को देखा था। हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन थी उसमें हमारे पास चार टर्म्स आ रही थी। उसमें जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वो बेसिकली रोटेशनल इनर्शिया है। किस चीज का रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ द मास। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आईसीएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, समीशन एम एन एक्स एन प्राइम स्क्वायर प्लस वाई एन प्राइम स्क्वायर। क्योंकि ये जो एक्स एन प्राइम
स्क्वायर और प्लस वाई एन प्राइम स्क्वायर आ रहा है, ये बेसिकली मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। किस चीज के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं? अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लेन के बन रहे हैं। तो ये अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लेन के थे, इसी वजह से मैंने इसको कह दिया ये हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया है अबाउट सेंटर ऑफ मास के। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं समीशन एम एन एक्स एन प्राइम स्क्वायर प्लस वाई एन प्राइम स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? आर एन प्राइम स्क्वायर का नाम दे सकता हूं। ठीक है, ये मेरे पास पहली जो एक्सप्रेशन थी उस इक्वेशन की, लास्ट इक्वेशन की जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी, वो मेरे पास बन गया रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब आप देखिए सेकंड टर्म की तरफ हम जाते हैं। तो सेकंड टर्म में आप देखें कि हमारे पास क्या था लास्ट इक्वेशन के अंदर तो आप देख सकते हैं वो मेरे पास थी समीशन एम एन एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर आ गया। अगर मैं ज्योमेट्री को देखूं, ज्योमेट्री की तरफ देखता हुआ चलूं, तो एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर ये मेरे पास बेसिकली क्या बन रहा है? एच स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर इसी के ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर। तो अगर अब मैं डायग्राम की तरफ जाता हूं तो डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एच स्क्वायर है क्या चीज? एच स्क्वायर बेसिकली डिस्टेंस है। किसके दरमियान डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है दो एक्सिस या दो प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस है। एक वो एक्सिस है जो ओरिजिन से है, एक दूसरा एक्सिस है जो सी से है। इन दोनों के दरमियान जो एक्सिस है उसके दरमियान फासला जो है वो हम लोगों ने एच से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एच स्क्वायर बन गया, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास समीशन एम एन मैंने लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू कैपिटल एम। समीशन एम एन का मतलब ये है कि बॉडी जो है, जो हमारे पास रिजिड बॉडी है जो हम लोग ने यहाँ पे कंसीडर की हुई है, वो किस चीज में कनेक्टेड है? वो n मैसेज पे कनेक्टेड है। तो n मैसेज है तो टोटल अगर हम इनका मैस कर लें या सम ऑफ मैसेज कर लें तो वो इक्वल हो जाएगा टोटल मैस ऑफ द बॉडी। इसको मैंने कैपिटल M से डिनोट कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाते हैं आगे, देखें थर्ड और फोर्थ टर्म्स को देखें। तो थर्ड और फोर्थ टर्म्स में हम यूज कर देते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द मास। आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशंस पहले पढ़ के आए हुए हैं। आपने मैकेनिक्स 1 में चैप्टर 4 में आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। एक्सीएम जो आपके पास इक्वल्स है, यानी एक्सीएम का मतलब ये कि आपके पास अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस, उसकी हमारे पास इक्वल होता है समीशन एम एन एक्स एन प्राइम के डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, इसी तरीके से अगर वाई सी एम अलॉन्ग वाई एक्सिस देखना है तो वो आपके पास समीशन एम एन वाई एन प्राइम डिवाइड बाय समीशन एम एन आ जाएगा, यानी डिवाइड बाय टोटल मास। तो हम अज्यूम यहां पर ये करते हैं लास्ट स्टेप कि हमने जो सेंटर ऑफ मास को टेक करना है वो टेकिंग एज अ ओरिजिन करना है। हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो टेकिंग एज अ ओरिजिन पे है। अगर ओरिजिन पे है तो आगे अच्छा, अब हमने कंसीडर ये किया कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास था वो हमने कर लिया टेकिंग एज अ ओरिजिन पे कर लिया। अगर अब हमारा सेंटर ऑफ मास अगर टेकिंग एज अ ओरिजिन है तो एक्सीएम और वाईसीएम के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कर दूंगा? 0 0 पुट अप कर दूंगा, यानी कि एक्सीएम भी हमारे पास 0 हो गया, वाईसीएम भी 0 हो गया। तो मैंने जब इसके अंदर पुट कर दिया तो अगर मैं कंपेरिजन कर लूं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को तो समीशन एम एन एक्स एन प्राइम डिवाइड बाय समीशन एम एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जो समीशन एम एन है वो दूसरी साइड पे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा वो तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब आप सेकंड स्टेप्स में देखें तो आपको क्या स्क्रीन पे नजर लिखा हुआ आ रहा है? समीशन एम एन एक्स एन प्राइम इक्वल्स टू 0 और समीशन एम एन वाई एन प्राइम इक्वल्स टू 0। अब ये जो तमाम चीजें हैं जो पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट की और जो हमने इस स्लाइड में देखी, अगर मैं उसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं, यानी कि तो जब मैं पुट अप करूंगा तो आपके पास थर्ड और फोर्थ टर्म्स जो होंगी जो रिलेटेड है सेंटर ऑफ मास से, वो क्या हो जाएंगी? वो आपकी नल हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। अब जब वो इक्वेशन आपके पास वैनिश हो जाएंगी तो आपके पास रोटेशनल इनर्शिया अबाउट आर्बिट्रेरी एक्सिस या अबाउट ओ जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा? रोटेशनल इनर्शिया इज इक्वल्स टू रोटेशनल इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसी चीज को डील करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम डील करता है कि किसी भी जगह से, यानी किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस से रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम जो थ्योरम यूज करेंगे उसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पे कैसे यूज हो रहा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कह रहा है कि द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस इज इक्वल्स टू रोटेशनल इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस।
अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखें, इसमें हमें 3 मैसेज दिए गए हैं, M1 2.3 kg, M2 3.2 kg, M3 1.5 kg दिया गया है कि थिन रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये लास्ट वाला ही न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, हम डील करते हैं इस न्यूमेरिकल को। इसके अंदर वो कहता है कि फाइंड द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने रोटेशनल इनर्शिया ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, और किसके अलांग करना है, अबाउट द सेंटर ऑफ द मास हमने निकालना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें दरमियान में सी बना हुआ है। तो हमने रोटेशनल इनर्शिया निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ द मास। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले हम R1 कैलकुलेट करेंगे, R2 कैलकुलेट करेंगे और R3 कैलकुलेट करेंगे। R1, R2, R3 कैलकुलेट करने के बाद जब हमारे पास सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हो जाएगा तो हम उसी के एक्सिस के अलांग क्या चीज निकाल लेंगे, हम रोटेशनल इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया, ये ए पार्ट है। अच्छा, बी पार्ट है। देखिए बी पार्ट में अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हम डेफिनेशन यूज करेंगे। बी पार्ट को देखें कि बी पार्ट में अब हम लोगों ने क्या काम करना है। पहले हम लोगों ने देखें प्रीवियस न्यूमेरिकल, इसी न्यूमेरिकल को देखें जो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसमें हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने M1 के गिर्द भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, M3 के गिर्द भी निकाला था और M2 के गिर्द भी निकाला था। जब हमने M1 के गिर्द निकाल रहे थे तो उस वक्त हमने क्या किया था, टोटल इनर्शिया पहले हमने सारे मैसेज को आपस में हमने किया था और तब हमने M1 के क्रॉस निकाला था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है। हमें पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला I इक्वल्स टू ICM प्लस MH स्क्वायर है। M के कैपिटल M क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। H क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बेसिकली डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ मास और M1 के दरमियान में, और वो आप देख रहे हैं कि R1 से शो हो रहा है। ये डिस्टेंस आपके पास मौजूद होगा। जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वैल्यूज पुट अप करनी है और आप M1 पे इजीली क्या चीज कैलकुलेट कर लोगे, अबाउट द सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लोगे अबाउट द M1 बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम जाते हैं इसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हैं। तो दूसरे न्यूमेरिकल में क्या है, वो कहता है कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द मीटर स्टिक, कि मीटर स्टिक का रोटेशनल इनर्शिया निकालना है। उसमें मास हमें दिया गया 0.56 kg मास दिया गया। ठीक है, परपेंडिकुलर द स्टिक एंड लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर हमने रोटेशनल इनर्शिया निकालना है। तो 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर आपके पास आ जाएगा। अब जब ये चीज आ गई तो कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया, मीटर स्टिक की बात कर रहे हैं तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। अच्छा, अब जब 1 मीटर इसकी लेंथ आ गई तो इसके 20 सेंटीमीटर पे आप लोग निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें भी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज कर सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हुए आप इसका रोटेशनल इनर्शिया निकाल लेंगे 20 मीटर के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी न्यूमेरिकल्स की। आप इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे न्यूमेरिकल कोई परफॉर्म ना हो तो आप मुझसे इसकी हेल्प ले सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू ईमेल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। अगर आपको फर्दर रीड करना है तो आप चैप्टर नंबर 9 रोटेशनल डायनामिक्स देख सकते हैं, फिजिक्स बाय हेली डेरेज़ने क्रेन में से, 5th एडिशन वॉल्यूम 1 से। इसके अलावा सेकंड बुक में आप रोटेशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट्स फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर बाय जेविट एंड सर्वे, तो जेविट एंड सर्वे की बुक से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज, आपका लेक्चर एंड हुआ।